जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। और यह जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो स्पार्क पब्लिकेशन बुक का है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। हमने बोला था कि आपका जो 15 है वो मॉडल सेट है और जो 5 है वो प्रीवियस ईयर का है, तो मैं प्रीवियस ईयर को भी कंप्लीट करा दूंगा। पहले हम लोगों ने इसका मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया, ठीक। यदि आप लोग 1 से लेकर 14 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में आपका इसका वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और हाँ, आज हम लोग का ये जो 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसका कल से एक और नया बुक जो है आपको शुरू करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट बिहार फायरमैन के लिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं आपको एक एक प्रैक्टिस सेट देते रहूँगा, ये मेरा वादा है, ठीक। अगला जो हम प्रैक्टिस सेट देंगे तो आपको वह गुरु रहमान का होगा, जो कि किरण पब्लिकेशन का है। उसमें भी आपको 30 से 35 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत सारा आपको प्रैक्टिस सेट बिहार फायरमैन के लिए करा चुका हूँ, अभी कराने वाला भी हूँ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है कि प्रतिमारक, ये जो प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व है, अमृता शेरगिल का जन्म स्थान, यहाँ पर सिर्फ याद रखना है अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है, तो उनका जन्म स्थान हंगरी में है। राइट आंसर ये होगा, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है, तो विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है हेडलैंड है। राइट आंसर हेडलैंड है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किसने लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था जो मृदा को मूल और अनवस्वर शक्ति के प्रयोग के लिए जमींदार को अदा किया जाता है, तो यह किसने लागू किया था, यानी कि यह किसने लगाया था। यहाँ पर रिकॉर्डो है, मार्शल है, किन्स है और पीगो, तो यह लगाया गया था रिकॉर्डो के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक। यदि आपको बिहार फायरमैन के लिए यदि आपको भी कोई बुक अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि हम लोगों ने अभी तक उसका प्रैक्टिस सेट नहीं चलाया हो तो मैं उसका भी प्रैक्टिस सेट चला दूँगा। चलिए अगला चौथा प्रश्न है कि आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है। यह आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है, ठीक। तो यह भुगतान जो है आपका उत्पादक यूनिट का। राइट आंसर बी होगा, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि विदेश में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका लाभ है। यहाँ पर विदेश में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ है, किसका लाभ है, तो ये जो लाभ है विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति से आया है। राइट आंसर ये होगा, ठीक। अगला जो हम लोग का छठा प्रश्न है कि यहाँ पर स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है जिससे मनुष्य अपनी सफलता पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा व कला विकसित कर सकते हैं, वह है यहाँ पर कर सकते हैं, तो वह कौन सा है, तो वह जो है आपका सेरिब्रम है, जिसे यह सभी गतिविधियाँ की जा सकती है। जो दिमाग कहते हैं वो सेरिब्रम को ही कहते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेरिबेलम भी है और सेरिब्रम है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, सेरिब्रम होगा, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है और प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है, तो ये आपको कनिष्क का शासनकाल को प्रकट करता है। कौन, शक संवत, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वह सूर्या होगा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए आठवां यहाँ पर 9वां नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न हम लोग का कह रहे कि वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिमिशन यहाँ परिसीमन, जो परिसीमन यहाँ पर है अर्थ कि प्रसीमन का अधीन मतदान कराया, तो इसके अधीन कौन मतदान कराया है, यह आपको कर्नाटक कराया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। अगला जो 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद जो है कर्नाटक में है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से है कि बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो बीजापुर जो है यह है आपको गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है बीजापुर, ठीक।
अगला प्रश्न है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। यहाँ पर जो हिंदी का ये प्रश्न है कि हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वो किस पर होता है, संज्ञा पर, सर्वनाम पर, क्रिया पर या फिर प्रत्यय पर। तो लिंग का जो निर्धारण होता है वो संज्ञा पर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक किसने, यहाँ पर संस्थापन किसने किया था। तो ये गदर पार्टी का जो संस्थापन किया गया था वो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय है इसकी स्थापना किया गया था 1773 के क्या बोलते हैं विनियामक अधिनियम के अंतर्गत यह किया गया था। ठीक, 1773 का विनियामक अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधन सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। तो सत्य शोधन सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले थे। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मक्कर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो मक्कर रेखा से 2 बार गुजरने वाली लिम्पोपो नदी है। कौन सी नदी, लिम्पोपो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से है कि क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जो बिल्लो है क्रिकेट बैट के लिए यह आपको पतझड़ वन से प्राप्त होता है। बिल्लो कहाँ से, पतझड़ वन से। ठीक, अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वह यंगत्सकी नदी है। राइट आंसर यंगत्सकी नदी। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाला छाया का सबसे काला भाग। तो सबसे काला भाग को क्या कहते हैं, उस भाग को प्रछाया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रछाया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। यानी कि व्याकरण के दृष्टि से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। पहला है कि सारा राज्य उसकी थाती थी, दूसरा है कि विद्वान रानी मरणसन थी, और तीसरा है कि स्मृतियाँ उन विशाल साहित्य का अंग थी, और चौथा है कि राम कहीं काम को जाता है। तो शुद्ध वाक्य हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए वाला जो है कि सारा राज्य उसकी थाती थी, ये बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित था। तो यह जो सचिवालय स्थित था मॉन्ट्रियल में। ठीक, मॉन्ट्रियल में यह स्थित था। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है। तो भूमध्य रेखा जो है यह आपको मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश भूपर्पट्टी किस शैल से बनी है। तो अधिकांश जो भूपर्पट्टी है यह आग्नेय शैल से मिलकर बनी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 26 नंबर है कि तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह जो शब्द का श्रेय किसको प्राप्त है, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह या फिर वीर सावरकर। तो यह जो प्राप्त है यानी कि ये कहा गया था, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है, गुड़ी पड़वा, ओणम, बिहू या फिर पोंगल। तो तमिलनाडु की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का तमिलनाडु। ठीक, यहाँ पर ओणम हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिए। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय ओणम है। यह अगला प्रश्न है कि योगी का पर्यायवाची। तो योगी शब्द का पर्यायवाची जो शब्द होगा वह तपस्वी होगा। क्या होगा, तपस्वी। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मंडल का पक्ष समर्थन किसने किया। तो यह पूरा मंडल का जो पक्ष समर्थन है यह किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। यह जो समर्थन किया गया था यहाँ पर एम खुसरो यानी कि क्या बोलते हैं अमीर खुसरो के द्वारा यह किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। तो इसका मूल रूप से अभिप्राय है अपनी नीति चुनना। राइट आंसर ए होगा।
चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 31 नंबर है कि गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर जो है यह क्या है, तो यह अरावली का उच्चतम शिखर है, इसको हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। अगला 32 नंबर पॉइंट है कि वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पूर्व अर्थ को बदल देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग या फिर प्रत्यय, इसी दोनों में से होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व अर्थ को बदल देते हैं। यहाँ पर जो वाक्यांश के शब्द आदि में जुड़कर शब्द के पूर्व अर्थ को बदल देते हैं तो वह कहलाते हैं आपको उपसर्ग। राइट आंसर बी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें आपको मानवांतर हो जाएगा। ये जो मनवंतर शब्द लिखा गया है ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 35 नंबर पॉइंट है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान की बात करें तो इब्राहिम लोदी हो जाएंगे। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला जो प्रश्न है कि पूंजी बाजार नियामक कौन है। यहाँ पर पूंजी बाजार नियामक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेबी है। ठीक, यहाँ पर SEBI सेबी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश से होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो यह जो गौरव प्राप्त हुआ है यह है आपका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि देश विदेश ये समास कौन सा उदाहरण है। तो देश विदेश जो है यह है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि तराई के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से किसको पृथ्वीराज ने हराया था। यहाँ पर कि तराई के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान जो हराए थे यहाँ हम लोग देख लेते हैं, वह हराए थे आपको मोहम्मद गौरी को। राइट आंसर बी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। तो गणतंत्रीय दल की जो स्थापना है यह है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। पहला है कॉफ़ी और चाय, स्याही और पेन, और टूथब्रश और पेस्ट, और जो ऊन और भेड़ का मांस। तो निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि संयुक्त आपूर्ति का जो उदाहरण है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऊन और भेड़ का मांस, ये जो दोनों जो है संयुक्त आपूर्ति है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है 44 नंबर है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा किसमें से कौन सा नहीं है। तो सुंदर जो है जातिवाचक नहीं है, बाकी जवान, बालक, मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 45 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है यहाँ पर परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके और फिर गंदे पानी का उपचार करके, यानी कि उपयुक्त में से सभी के द्वारा जो है पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, 46 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। पहला मुस्लिम अध्यक्ष इसमें हम लोग बात करें कौन सा हो जाएंगे, तो इसमें राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। क्या बोलते हैं, बदरुद्दीन तैयबजी। राइट आंसर ये होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। ये सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था जो वास्को डी गामा था। तो सबसे पहले इन्होंने पहुंचे थे कालीकट में, कालीकट बंदरगाह पर। राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। जैसे कि तुमने अच्छा किया जो आ गए, दूसरा है कि यह स्थान बहुत अच्छा है, और यह तुम घर जाओ, अच्छा तुम घर जाओ, और फिर अच्छा है वह अभी आ जाए। तो देखिए इसमें जो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है तो वह ऑप्शन बी में, यानी कि वह यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान के लिए ये आपको जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 49 हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो बड़ी यूनिट बनाते हैं इसको कहते हैं, यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है जयमंडल, फिर भूभाग है, जीवोम है, और फिर समुदाय है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं जीवोम कह सकते हैं। राइट आंसर सी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सहलगनता की खोज किसने की थी। सहलगनता, इसका खोज जो है किसके द्वारा किया गया है, यह किया गया था वाइटेसन के द्वारा। एक जो बैटसन वैज्ञानिक है इन्हीं के द्वारा यह सहलगनता का खोज किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि जेनेरा प्लेटरियम का लेखक कौन है। जेनेरा प्लेटरियम का जो लेखक पूछा गया है कि कौन है, तो इसके लेखक यहाँ पर लिनियस है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है कि पर्णंग के बीजाणु, यहाँ पर बीजाणु धनीधर पत्ते को क्या कहा जाता है। यहाँ पर पर्णिंग है, कुछ शायद मिटल गया है, कहे कि पर्णिंग के बीजाणु धनीधर के पत्ते को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं यहाँ पर बीजाणु धनी पुंज कहते हैं। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि साइकस के प्रवाल मूल्य किसमें सहायक होते हैं। तो यह सहायक जो होते हैं बिल्कुल यह आपको जल अवशोषण और नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसमें करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है। मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है। तो यह वहन जो होता है पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। तो फ्लोएम में जो सहचर कोशिकाएं हैं वो आवृतबीजी में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है। ठीक, सोपानी परिमाण जो है ये क्या है, वेग, बल, कोणीय संवेग, या फिर स्थिर वैद्युत विभव। तो देखिए इसमें जो सोपानी परिमाण है वह हो जाएगा, बिल्कुल यह हो जाएगा स्थिर वैद्युत विभव। राइट आंसर डी होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनन समान नहीं है। जैसे कि पुनरुद्भिद भवन और मुकुलन है, फिर कायिक प्रवर्धन है, और बीजाणु समांसंग है। तो इसमें जो है पूछा गया कि समान नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह देखिए यहाँ पर पुनरुद्भिद भवन जो है ये समान नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक समान गति वाला पिंड है। यहाँ पर एक समान गति वाला पिंड, तो इसके आगे आपको देना है कि त्वरित नहीं होता है। एक जो समान गति वाला पिंड जो होता है वो त्वरित नहीं होता है। 60 नंबर जो प्रश्न है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा। ये पथ पूछा गया कि कैसा होगा, ऋजु रेखा, वृत्त, या फिर परवलय, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाले के लिए ये परवलय होगा। राइट आंसर सी होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि इंटरनेट के क्षेत्र में जो WWW होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। राइट आंसर सी बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें प्रयोग करते हैं हम लोग वेब ब्राउज़र का। ठीक, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल के अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम सल्फेट है। राइट आंसर सी होगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। तो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण यहाँ पर हीलियम हो जाएगा। अगला है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग यहाँ पर शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल, तो यहाँ पर यह भारी जल को आगे बताना है कि क्या, तो यह जो भारी जल है आपका, यह हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। यह जो जल के भारी जल जो होता है वह हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। ठीक, चलिए 66 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है। तो यह जो नहीं दर्शाता है आपका एल्यूमिनियम नहीं दर्शाता है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो रक्त को थक्का बनाने में यहाँ पर ट्रिप्टेस जो कि क्या बोलते हैं एंजाइम है ट्रिप्टेस, जो कि यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 68 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचलित हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यह विचलित आपको चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों से ये विचलित हो सकता है। चलिए यहाँ पर 69 नंबर जो प्रश्न है कि जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो जैव डीजल जो है यह अधिकतर आपको यूफा-BSE है, जो यूफा-BSE है, इसी के द्वारा ये उत्पादित किए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसमें नहीं बहने वाली नदी की बात हो रही है, कौन सी हो जाएगी, कावेरी। राइट आंसर डी कर लीजिए। यहाँ पर जो हम लोग का 71 नंबर प्रश्न है कि किसी जहाज का सोनार 1500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ध्वनि तरंगे भेजता है। ये तरंगे समुद्र, यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, ये तरंगे जो है समुद्र तल पर 5 सेकंड बाद लौट कर आती है। समुद्र तल की गहराई आपको ज्ञात करना है। तो इसमें जो समुद्र तल का गहराई होता है वो 3750 हो गया। यहाँ पर 1500 को 5 से गुणा करेंगे, उसको 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 3750 आएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 72 नंबर की ध्वनि ... एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवादन क्या बोलते हैं संवादन उत्पन्न करती है। तो देखिए जो ध्वनि जो है यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। यह ऊर्जा का एक रूप है जो कि हमारे कानों में श्रवण का संवादन उत्पन्न करती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सजीव ... के जैविक घटक को बनाते हैं। सजीव ... के जैविक घटक को बनाते हैं। तो यह जो है आपके जीवमंडल, सजीव जो है जीवमंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम जो श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर होता है वो क्या होता है। तो यह जो स्तर होता है ये आपको 0.002 म्यू बार होता है। यहाँ पर ये म्यू का चिन्ह है, ऐसे लिखा गया है, ये म्यू बार होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर होगा। फिर से देख लीजिए 0.002 म्यू बार होता है। अगला प्रश्न है कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो यह अतिरिक्त अंश जो है यह बाहर आपको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 थी, यानी कि 20 रुपया थी। पहली बार यह ... ने सुनिश्चित किया था। यह पहली बार किसने सुनिश्चित किया था। तो यह सुनिश्चित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में महानगरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं वह था कौन था जी। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह या फिर सिकंदर लोदी। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका फिरोज शाह। तुगलक जो था वह बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, चलिए यहाँ पर नहरों के बड़े नेटवर्क के लिए वो प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट की बात करें तो सूर्य हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या होगी। ठीक, प्रश्न है कि एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी होती है यानी कि झूले पर, तब उस झूले की जो अवधि होगी वो क्या होगी झूलने की। तो वह अवधि जो होगा ये आपका लघुत्तर होगा। क्या होगा? लघुत्तर। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, लघुत्तर मतलब यहाँ पर छोटा बात हो रही है कि यहाँ पर ये जो झूलने की अवधि होगी वो छोटा होगी, और दीघातर मतलब बड़ा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो यहाँ पर अलमाटी बांध की बात करें तो यह है कृष्ण नदी पर। राइट आंसर सी हो जाएगा, अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो उपसौर की जो स्थिति होती है जनवरी महीने में होती है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 82 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। यानी कि कौन से हम लोग का स्टेट है जिस पर यह खींची गई है जो मैक-मोहन रेखा है। तो मैक-मोहन रेखा आपको अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। तो संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे वो हरिदास थे। ठीक, अगला है कि परमाणु बम का खोज किसने की। तो परमाणु बम का जो खोज है यह किया गया था ऑट्टो हन के द्वारा। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या बोलते हैं, कमल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सी.वी. रमन, ठीक, डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो भौतिक के क्षेत्र में मिला था। ठीक, अगला प्रश्न है कि अल्फांसो है, ये जो अल्फांसो है ये क्या है। तो देखिए अल्फांसो जो है आम की एक किस्म है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह जफर था। ठीक, अगला जो प्रश्न 89 नंबर है कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश है ये, दूसरा सबसे बड़ा देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया का। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 90 नंबर यह प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है। पहला है कि ये आग लगाने पर पिघल जाते हैं, दूसरा ये अधिक टिकाऊ होते हैं, तीसरा ये पेट्रो रसायनों का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि जो इसमें तीनों स्टेटमेंट है कि ये आग लगने पर पिघल जाते हैं, ये अधिक टिकाऊ होते हैं, और ये पेट्रो रसायनों का प्रयोग करके विविध प्रक्रमों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये सभी बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए इसमें हम लोग 90 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए, और ये 91 से जो आपका है ये 91 से लेकर 100 तक जो प्रश्न है ये आपका मैथ का। तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग इसको पीडीएफ के साथ सर्व करिएगा, और मिलते हैं हम लोग अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट, और अपना जो स्कोर है वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक।